गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुप्रभात। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, डॉक्टर का अपहरण। तो इसमें जो ये जो पाठ है वह विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान के उपयोग से भविष्य में क्या हो सकता है, कि हमें विज्ञान पर कितना डिपेंड रहना चाहिए, ये बताया गया है। तो इस पाठ के लेखक हैं श्री डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। रात्रि में आकाश दर्शन का आनंद लेते हुए अपने अनुभव का कथन कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि आप रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना है। फिर कृति के लिए आवश्यक सोपान, यानी किस तरह आप अपने आनंद को बांट सकते हैं। आकाश दर्शन का आयोजन करें, आकाश के ग्रह तारों की जानकारी प्राप्त करें, प्रकृति का सौंदर्य कहलवाएं, अनुभव कथन करके लेखन करने के लिए प्रेरित करें। तो इस आधार पर अब आप ये आयोजन वगैरह कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन तारों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कि आकाश में या सौरमंडल में कितने तारे हैं, उनकी जानकारी आप लिख सकते हैं। यानी इंटरनेट से आप ये जानकारी लिख सकते हैं। उसके बाद आकाश आपको कितना सुंदर लगता है और आपको क्या खुशी मिलती है, उसकी सुंदरता का अनुभव कैसे करते हैं, उसे आप 5-6 वाक्यों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ अपने, यानी ये जो कृति के लिए आवश्यक सोपान, या जो पाठ के ऊपर थोड़ा सा कृति करने के लिए दिया रहता है, प्रोजेक्ट करने के लिए, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, उसे शब्दों में लिखते आना चाहिए। एक लेखक, एक कवि तभी बन सकता है जब वह अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। लिखो, सही हो या गलत हो, आपके अंदर मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, ये भावना न लाते हुए आपको लिखना है, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो जो आप सोचते हैं कि जो आप, जैसे आप खिड़की से भी आकाश की तरफ देखें तो आपको बहुत सारे तारे, चांद, अभी इस समय बरसात का मौसम है, ये सब आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुले आकाश में रात को देखते हैं, स्वच्छ आकाश में, तो उस आकाश में आपको टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं। तो 5-6 वाक्यों में आप लिखो ना, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है, बार बार देखने की इच्छा होती है, रोज़ आकर देखने की इच्छा होती है। ये हमें कुछ कंटिन्यू चमकते रहते हैं, यानी वे हमेशा अपने काम को पूरा करते रहते हैं। यानी जो भी आपको अनुभव होता है, उस अनुभव को सरल वाक्यों में लिखने की कोशिश करें, देख कर ना लिखें। भले अशुद्ध हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने वाक्य अपने होने चाहिए, क्योंकि हम अपने अंदर की अनुभूति को शब्दों में लिख रहे हैं। तो कोशिश करो कि इसे लिखें, भले ही अशुद्ध हो फिर भी हम लिखें। उसमें से 2 शब्द अशुद्ध हो सकते हैं, बाकी के 4 शब्द शुद्ध होंगे। तो ये है आपका प्रयत्न, और प्रयत्न में मिलने वाली सफलता। तो मुझे ये कहना है कि आप इस मुद्दे पर अपने एक 10 वाक्य लिखें या एक परिच्छेद लिखें। अब देखो, इसमें लेखक का परिचय, पाठ का पाठ नहीं, लेखक का परिचय। तो इसमें लेखक श्री डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका परिचय इसमें दिया है। तो इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। अब यहाँ देखो, जो तारीख लिखी हुई है, तारीख लिखने का तरीका, आप रोज की तारीख इस तरह लिखते हैं, या लिखना है 9 मार्च, या आज कितनी तारीख है, 5 अगस्त 2020। तो आपको इसी तरह, इस तरीके से आपको तारीख लिखनी है इसे, और पत्र में भी इसी तरह तारीख लिखनी है। इस तरह तारीख लिखने के लिए आपको पूरे आधे अंक मिलते हैं। तो तारीख लिखने का ये सही तरीका है, और इस तरह आपको तारीख लिखनी है। तो उसके बाद आगे देखते हैं
इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 14 नवंबर 2000 इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: हरिकृष्ण देवसरी जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। प्रमुख कृतियां हैं: खेल बच्चों का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना, स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास हैं। यानी इनके बाल उपन्यास तो हैं, साथ ही यह विज्ञान पर आधारित, विज्ञान से जुड़ी हुई इनका ये साहित्य है। अब इस पाठ से संबंधित पाठ का थोड़ा सा सारांश है। तो विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन करना कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। डॉक्टर का अपहरण क्या है? एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरी जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी इस पाठ के माध्यम से उद्योगों के अंधाधुंध विकास, यानी जो उद्योग हो रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मशीनरियाँ लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रदूषण भी फैलता जा रहा है। और प्रदूषण फैलने के कारण बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जलवायु यानी हमारा वातावरण भी बदलता जा रहा है। साथ ही उसके कुप्रभाव के कारण हमारे जीवन शैली पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसके प्रति हमें जागरूक करने की कोशिश यहाँ लेखक ने की है कि किस तरह उद्योगों के अंधाधुंध विकास ने, मशीनों की बढ़ती हुई संख्या ने समाज और पर्यावरण को दूषित किया है। तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। इसके अलावा अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? ये लिखना है अपने अनुभव को। रात्रि का आकाश देखते हुए आपको क्या अनुभव मिलता है, ये लिखना है। लेखक परिचय लिखना है और गद्य संबंधी जानकारी आपको लिखनी है। अब देखते हैं आगे का पाठ। अब इस वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या है? इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। ध्यान लगाकर 1-2 बार पढ़ें और उसके बाद ये वीडियो सुने तो बड़ी ही आसानी और सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए और उनकी पत्नी जागकर फिर बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। तो यहाँ कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर का अचानक लापता हो जाने का, यानी गायब हो जाने का समाचार पढ़ा। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो एक रात, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चला। हुआ क्या था कि जब वे लापता हुए तो उस रात, ठीक है, या उस रात को क्या लापता होने से पहले क्या हुआ था, तो वो बताते हैं कि उस रात को लगभग रात के 2 बजे
रात के 2 बजे उनके घर की कॉल बेल यानी डोर बेल जो होती है वह बजी। और आदत के अनुसार उन्हें आदत थी रोज कोई ना कोई उन्हें जगाने पेशेंट के लिए जगाने आते थे। तो वे आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए और अपनी उनकी पत्नी भी जाग कर भी बिस्तर पर पड़ी रही यानी उन्हें वो नींद से जाग गई थी लेकिन पड़ी रही अपने बिस्तर पर। और तो ऐसा रोज ही होता है कि कोई ना कोई उन्हें जगाने आता है जब कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने जरूर आता है। अगर किसी को उनके घर बुलाकर ले जाना हो तो भी वह आकर जगा देता है। तो डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसके अलावा इसलिए वह इसका बुरा कभी नहीं मानते थे कि कोई मुझे नींद से आकर जगाता है, बल्कि वे सहर्ष यानी बहुत ही खुशी से चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी कभी भी चिंता नहीं करते थे। उसी रात को उस रात को भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। तो उस रात को जैसे ही कॉल बेल बजी डॉक्टर साहब उठे और उन्होंने अपना गाउन पहना और हाथ में दवाइयों का बैग लेकर उठाकर चले गए। आमतौर से ये होता था कि वह 2 घंटे में लौट आते थे यानी हमेशा क्या होता था इस तरह कॉल बेल बजती थी, डॉक्टर साहब अपना गाउन और दवाइयों की पेटी लेकर बॉक्स लेकर निकल जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में वे लौट आते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वे वापस नहीं लौटे। तो लौट आते थे सवेरा होते होते तो अवश्य लौट आते थे क्योंकि उन्हें अस्पताल में समय पर पहुंचने की आदत थी। किंतु यानी एक डॉक्टर साहब थे जिनका अचानक गायब होने का कारण ये था कि रात गायब हो गए। तो उनका कारण ये था कि रात को जब कॉल बेल बजी तो वे डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा खोला। अभी कॉल बेल कब बजती थी? जब कोई मरीज सीरियस होता था तब, और या किसी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर साहब को घर जाना होता था तो चौकीदार आकर कॉल बेल बजाता और डॉक्टर साहब वहाँ चले जाते। अब डॉक्टर साहब की ये आदत थी कि जाने के बाद 2 घंटे में लौट आते थे। 2 घंटे में नहीं लौटे तो थोड़ा देर होने के बाद वो सुबह होने से पहले तो घर आ ही जाते थे क्योंकि उन्हें वापस अस्पताल जाना होता था और समय पर पहुंचने की उन्हें आदत थी। इसलिए वे रात को कितनी भी देर या कभी भी जाए तो वो सुबह सुबह वे घर लौट आते थे। किंतु अब आगे दूसरे पैराग्राफ पर, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर घर नहीं पहुंचे तब उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई। फिर यह सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हों। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। यानी उन्हें मैं मतलब डॉक्टर साहब की पत्नी को लगा कि अभी तक नहीं लौटे। चिंता तो हुई लेकिन उन्होंने सोचा शायद मरीज की हालत बहुत गंभीर होगी, बहुत सीरियस होगी इसलिए देर लग गई होगी, या हो सकता है वो सीधे अस्पताल चले गए हों। तो लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी आश्चर्य होने लगा कि डॉक्टर साहब अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव गए हों और इसी कारण वे जल्दी वापस न आए हों। यानी कुछ समय के लिए उन्होंने सोचा। पहले तो उन्होंने डॉक्टरों के सारे मित्रों को फ़ोन किया, उनके बारे में पूछा, वहाँ नहीं है। लेकिन फिर वे शांत बैठ गई
सोचने लगे शायद दूर गांव गए होंगे तो आने में देर लग सकती है, लेकिन किसी कारण से वे जल्दी वापस नहीं आ पाए होंगे। तब शाम तक फिर उन्होंने डॉक्टर साहब का इंतज़ार किया। शाम तक जब डॉक्टर साहब नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण था। यानी आश्चर्य की बात थी कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। चारों ओर खोज चारों ओर खोज शुरू हो गई और इस तरह चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। और जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया तो पुलिस वालों को भी बहुत हैरानी हुई कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। उनकी खोज करना शुरू हो गया। वायरलेस से भी समाचार भेजे गए और उनके गायब होने का समाचार पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। सिर्फ विशेष बात यानी उस पुलिस को खोज के करने में मदद के लिए उन्होंने एक ही क्लू दिया कि डॉक्टर साहब मरीज को देखने के लिए अपनी गाड़ी में न जाकर कोई गाड़ी उन्हें लेने आई थी, उस गाड़ी में गए हैं। यही एक बात अलग थी जो उन्होंने पुलिस वालों को बता दी, जिसके बड़े पहिए के निशान उन्हें सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर दिखाई दिए। तो उस गाड़ी के पहिए बहुत बड़े थे, उसके निशान घर के सामने सड़क और फुटपाथ पर दिखे। जाहिर था डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। यानी इससे यह पता चल रहा था कि पहिए बड़े थे, तो इससे पता चल रहा था कि डॉक्टर साहब किसी बस या ट्रक में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस वालों ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी वायरलेस से सभी जगह यह सूचना दी गई कि यदि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना की जानकारी तुरंत इस पुलिस स्टेशन में दी जाए। और इस तरह पुलिस वालों ने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। तो इस तरह यह आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तो इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, लिखने के लिए जो काम दिया है उसे लिखने का कार्य पूरा करना है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।